हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे, हमने मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मियोसिस सेकंड। ठीक है, मियोसिस का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मियोसिस की हमेशा दो डिवीजन्स होती हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। ठीक है, तो कंप्लीट डिवीज़न हमारी कब होती है? जब मियोसिस सेकंड होगी। ऐसे हम उस डिवीज़न को कंप्लीट, वो डिवीज़न कंप्लीट होती ही नहीं है। इंटरवल, कुछ एक सेल्स में इंटरवल होता है, मतलब थोड़ा टाइम के बाद मियोसिस सेकंड स्टार्ट होती है। कुछ एक सेल में इंस्टेंटली जो है मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब जो मियोसिस सेकंड है इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीज़न। और जैसे जो हमारे पास माइटोसिस थी बिल्कुल वैसे ही होती है हमारे पास मियोसिस सेकंड। इसमें क्रोमोसोम नंबर एज इट इज़ रहता है। क्रोमोसोम नंबर अगर हैप्लॉइड है तो आगे डॉटर सेल्स में भी हैप्लॉइड रहेगा। अगर क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड है तो डॉटर सेल्स में भी डिप्लॉइड रहेगा, बट मोस्ट प्रोबेबली हैप्लॉइड ही होता है, क्योंकि इससे पहले जो है रिडक्शनल डिवीज़न हो चुकी है, मियोसिस फर्स्ट हो चुकी है, तो जो सेल है उसके पास हैप्लॉइड ही होगा। एज इट इज़ जो है नेक्स्ट उसके डॉटर सेल्स में जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीज़न, जो किसकी तरह है? माइटोसिस की तरह है। और इसमें हमेशा ये हमेशा कब होती है? आफ्टर रिडक्शनल डिवीज़न। मतलब क्या हो गया? मियोसिस फर्स्ट के बाद ही मियोसिस सेकंड होगी। कभी कोई ऐसा सेल नहीं होता कि जिसमें मियोसिस फर्स्ट ना हो और मियोसिस सेकंड हो जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद हम बात करें फेजेस, जो मियोसिस सेकंड के फेजेस हैं। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। इसमें फर्दर प्रोफेज के कोई फेजेस नहीं है या किसी भी फेजेस के कोई सब फेजेस नहीं है। सीधा हम बात करते हैं प्रोफेज सेकंड की। प्रोफेज सेकंड में सबसे पहले क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो हैं डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्रोमोसोम की कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सेंट्रियोल जो है अपोजिट पोल की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने ये बताया था, यहाँ से सेंट्रियोल एक जो था, दूसरा इसका पेयर इस साइड मूव होना शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी। क्रोमोसोम जो डीएनए था इस तरह का, ये जुड़ना शुरू हो जाएगा बाई डिहाइड्रेशन। वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा और जो है क्रोमोसोम जुड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद मेटाफेज सेकंड की क्या बात है? मेटाफेज सेकंड में क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो चुका है, फर्दर कंडेंसेशन की कोई ज़रूरत नहीं बची। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं पूरे डेवलप्ड हो चुके हैं। स्पिंडल फाइबर्स अभी मैं बताऊंगी आगे डायग्राम में। ठीक है, बताया भी है मैंने आपको, मियोसिस फर्स्ट में भी और माइटोसिस में भी स्पिंडल फाइबर दो तरह के हैं, जो एक सेंट्रियोल से अराइज होगा दूसरे सेंट्रियोल तक, जो एक सेंट्रियोल से आएगा और क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर तक। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस, इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर। ठीक है, उसके बाद मेटाफेज का स्पेशल फीचर क्या है? इक्वेटोरियल प्लेन पे क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं, या फिर उसको मेटाफिजिक प्लेट बोलते हैं, वहाँ पे क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें एनाफेज सेकंड की, एनाफेज सेकंड में अब यहाँ पे होगी सेंट्रोमियर से ब्रेक के, जैसे मैंने ये बताया था ना, सेंट्रोमियर से क्या होगी? ब्रेकिंग होगी। ठीक है, सेंट्रोमियर से ब्रेकिंग होगी और जो क्रोमेटिड्स हैं वो मूव करके जाएंगी। अगर आपको याद हो, मैंने आपको एनाफेज फर्स्ट में क्या बताया था? होल क्रोमोसोम मूव करेगा, कोई ब्रेकिंग नहीं होगी, पूरा का पूरा क्रोमोसोम मूव करके जाएगा, उसी वजह से होती है रिडक्शन। लेकिन मियोसिस सेकंड में कोई क्रोमोसोम पूरा मूव नहीं करता। क्रोमोसोम जो है ये सेंट्रोमियर से ब्रेक करेगा, ये वाले क्रोमेटिड्स अपवर्ड मूव करके जाएंगे, ये क्रोमेटिड्स डाउनवर्ड मूव करके चले जाएंगे अपोजिट पोल की तरफ। ठीक है, देन उसके बाद टीलोफेज। टीलोफेज जो है बिल्कुल प्रोफेज का जो है अपोजिट है। जैसे इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर होना शुरू हो चुके थे, जो प्रोफेज में डिसअपियर हुए थे। उसके बाद डीकंडेंसेशन होना शुरू हो चुकी है। कंडेंसेशन का अपोजिट, कंडेंसेशन क्या था? जुड़ना, वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो रहे थे और क्रोमोसोम जुड़ रहे थे। लेकिन डीकंडेंसेशन होता है फैलना। ठीक है, मतलब जो ये क्रोमोसोम है ना, अब ये चेंज हो रहा है डीएनए इस टाइप में। ठीक है, और ये कैसे होगा? बाय द एडिशन ऑफ वाटर। वाटर ऐड होगा तो डीकंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगी, और हाइड्रेशन के साथ साथ होगी डीस्पाइरलाइजेशन। ठीक है, डीस्पाइरलाइजेशन की वजह से भी क्या है? क्रोमोसोम्स फैलना शुरू हो जाएंगे, खुलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब जो है टीलोफेज में हमारे पास एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई बन चुके हैं। ठीक है, एक यहाँ पे है हमारे पास क्रोमोसोम, एक यहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम। अब जब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई बन जाएंगे तो यहाँ से होगी साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डिवाइड होगा और दो अलग अलग डॉटर सेल्स हमारे पास बन जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जो सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर्स बने थे, सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर्स, ये भी डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, प्रोफेज का बिल्कुल अपोजिट होता है हमारे पास टीलोफेज। अब जैसे ये देख लो डायग्राम,
प्रोफेज सेकंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो डॉटेड लाइंस में बताई हुई है, सेंट्रियोल की मूवमेंट बताई हुई है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स भी नहीं बने। मेटाफेज सेकंड में देखो स्पिंडल फाइबर्स पूरी तरह से बन चुके हैं और क्रोमोसोम्स हमारे पास कौन से प्लेन पे हैं, इक्वेटोरियल प्लेन पे, ठीक है। स्पिंडल फाइबर कंटिन्यूस भी दिख रहा है, डिसकंटिन्यूस भी दिख रहा है। उसके बाद एनाफेज सेकंड की बात करें तो यहाँ पे एनाफेज सेकंड में सेंट्रोमियर से देखो ब्रेकेज हो चुकी है। यहाँ पे 2 क्रोमोसोम थे ना, 2 क्रोमोसोम दिख रहे थे, यहाँ पे देखो 4 दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये हुआ क्या, सेंट्रोमियर से ब्रेकिंग हुई है और क्रोमेटिड्स अलग हो चुकी हैं, ठीक है। क्रोमेटिड्स मूव करके अलग अलग डायरेक्शन पे जा चुकी हैं। उसके बाद एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई बन चुके हैं, देख लो, बाहर से एक ही सेल है, अंदर 2 अलग अलग न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर हो चुकी है, न्यूक्लियस रीअपेयर हो चुका है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर और सेंट्रियोल डिसअपेयर हो चुके हैं। उसके बाद होगी साइटोकाइनेसिस, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस जब होगी तो हमारे पास डिवीज़न हो जाएगी साइटोप्लाज्म की और 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगी। अच्छा, अब अगर आपको याद हो जब हमने म्योसिस फर्स्ट किया था, म्योसिस फर्स्ट में लास्ट पे 2 डॉटर सेल्स बने थे, ठीक है। ये जो हमारे पास बने ना, ये एक डॉटर सेल को हमने फर्दर कंटिन्यू किया है तो हमारे पास 2 डॉटर सेल्स बने, ठीक है। इसको भी कंटिन्यू करेंगे तो 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। तो फाइनली हमारे पास म्योसिस में हमेशा 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। ये हमने एक ही सेल को लेके चले ना, क्योंकि जैसे अभी ये 2 बने, ऐसे ही म्योसिस फर्स्ट में भी 2 बने थे। एक को लेके चलें तो फर्दर 2 बने हैं, दूसरे को लेके चलेंगे तो 2 बनेंगे। तो लास्ट पे हमारे पास 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, किसमें, म्योसिस में, ठीक है। कितने, 4। अच्छा, जो साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस भी 2 तरह की होती है, एक साइमल्टेनियस, एक सक्सेसिव, ठीक है। 2 तरह की होगी। कुछ एक सेल्स में ऐसा है जैसे टीलोफेज हुआ, उसके कुछ थोड़ा टाइम वेट होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस। लेकिन कुछ एक में सक्सेसिव, इमीडिएटली, जैसे ही इस तरह से 2 बने हमारे पास, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह रीअपेयर हुए, उसी के बाद जो है सक्सेसिव डिवीजन हो जाएगी, इमीडिएटली जो है साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखना साइमल्टेनियस और सक्सेसिव। उसके बाद यही वही लिखा हुआ है। लास्ट में हमारे पास आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ म्योसिस। म्योसिस की हमें क्या सिग्निफिकेंस है, तो म्योसिस हमारे पास सबसे मेन सिग्निफिकेंस, इसका बेनिफिट क्या होता है, हैप्लॉइड गैमेट्स की फॉर्मेशन करती है। हैप्लॉइड गैमेट्स ही फ्यूजन के बाद जो है एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। देखो, अगर म्योसिस नहीं होगी, मान लो म्योसिस नहीं होती है, हमारे पास स्पर्म एंड ओवम भी डिप्लॉइड होते हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन जो है वो टेट्रापोलाइड हो जाएगी। 2n हमारे पास स्पर्म का आ जाएगा, 2n हमारे पास ओवम का आएगा, नेक्स्ट जो बनेगा 4n हो जाएगा। लेकिन ये 4n जो कभी नॉर्मल हो ही नहीं सकता। हमारी बॉडी क्या है, डिप्लॉइड, हम डिप्लॉइड हैं, ठीक है। तो उस डिप्लॉइडी को मेंटेन करने के लिए जो स्पर्म्स एंड ओवम में हमेशा हैप्लॉइड बनते हैं। बाकी किसी भी बॉडी के सेल में नहीं होती, क्योंकि बॉडी के सेल रहते ही डिप्लॉइड हैं। स्पर्म एंड ओवम की मिक्सिंग होती है तभी वो हैप्लॉइड बनते हैं। देन उसके बाद एक जो है, एक सेल से हमारे पास 4 फर्दर हैप्लॉइड सेल बनते हैं। मान लो एक गैमेटोसाइट है, ठीक है, उससे हमारे पास 4 गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद डिप्लॉइड नेचर को मेंटेन करता है, क्योंकि हम ऑर्गेनिज्म जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म या ह्यूमंस की बात करें, हम डिप्लॉइड नेचर के हैं। हमारी डिप्लॉइडी को कौन मेंटेन करता है, म्योसिस मेंटेन करता है, ठीक है। तो माइटोसिस सेकंड उतना लंबा नहीं है, उतना बिल्कुल शॉर्ट सा रहा है। जैसे माइटोसिस है वैसा ही म्योसिस सेकंड है, बड़ा शॉर्ट सा एक ओवरव्यू आपने करना है, इसमें ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।